नमस्कार बच्चों। हमने भारत के वैभवपूर्ण अतीत में धार्मिक साहित्य टॉपिक पुरानी वीडियो में पूरे कर लिए थे। अब हम धर्मेतर साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। धर्म से जो इतर यानी जो धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया उसे धर्मेतर साहित्य कहते हैं। तो प्राचीन भारत में धर्म के अलावा अन्य विषयों पे जो साहित्य लिखा गया उसे ही धर्मेतर साहित्य कहते हैं। इनमें ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आते हैं, क्षेत्रीय साहित्य आता है और विदेशी साहित्य जो है वो भी आता है। तो टोटल हमें धर्मेतर साहित्य में ABCD 4 भागों में हमें पढ़ना है। धर्मेतर साहित्य में सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो कलहन की राजतरंगिणी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि राजतरंगिणी कलहन द्वारा लिखी गई। 1150 ईस्वी में इसकी रचना की गई। राजतरंगिणी से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है और यह संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक रचना है। राजतरंगिणी हमारी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। इसकी रचना कलहन ने की थी। अर्थशास्त्र जिसकी रचना विष्णुगुप्त कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। मौर्य काल के समय का अर्थशास्त्र से तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। हमारी परीक्षा के लिए अर्थशास्त्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बाणभट्ट का हर्षचरित, वाकपति का गौड़वह, नयनचंद सूरी का हमीर महाकाव्य, पद्मगुप्त का नवसहसांक चरित और जयानक का पृथ्वीराज विजय आदि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वीराज विजय में जय छुपा है जयानक का, तो जयानक का पृथ्वीराज विजय, ये रचनाएं मिलान करो में के प्रश्नों के रूप में दी जा सकती है। इसके बाद ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद बी पॉइंट है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। इसके अंतर्गत नाटक, व्याकरण ग्रंथ, टीका, काव्य, कथा साहित्य आदि ग्रंथ शामिल हैं। इनसे उस समय के राजाओं, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में पता लगता है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी जो एक व्याकरण ग्रंथ था। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम, विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, शूद्रक ने मृच्छकटिकम और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, सोमदेव ने कथा सरित सागर और शैमेंद्र ने वृहत कथा मंजरी ग्रंथ की रचना की। इन ग्रंथों में के भी मिलान करो में हमें प्रश्न मिल सकते हैं। क्षेत्रीय साहित्य की हम बात करें तो क्षेत्र विशेष में लिखा गया साहित्य ही क्षेत्रीय साहित्य कहलाता है। जैसे तमिलनाडु की तरफ संगम साहित्य, प्राचीन साहित्य जो तमिल साहित्य है, प्राचीनतम तमिल साहित्य, यहाँ तमिल ऐड करना था। प्राचीनतम तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। इसमें चेर, चोल और पल्लवों, चेर, चोल और पल्लव राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य जो है वो तमिल साहित्य है और इस साहित्य के प्रणेता महर्षि अगस्त्य ऋषि थे। कृष्णदेव राय विजयम हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय विजयम जिसकी रचना धुरजटी ने की थी, ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। कुछ राजस्थानी भाषा के भी साहित्य रचनाएं भी हैं। जैसे चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो अति महत्वपूर्ण है। पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर आदि क्षेत्रीय साहित्य है। विदेशी साहित्यों में देखें तो यूनान, चीन और तिब्बत का साहित्य जो है वो विदेशी साहित्यों में रखा गया है।
सबसे पहले यूनान का साहित्य। यूनानी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक चंद्रगुप्त के दरबार में यूनान के राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर रहा। इस इंडिका नामक रचना से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज, आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी मिलती है। एक यूनानी रचना पेरिपल्स ऑफ द एर्थरियन सी, यहाँ पेरिपल्स का मतलब यात्री पुस्तिका है और एर्थरियन सी का मतलब लाल सागर से है। तो पेरिपल्स ऑफ द एर्थरियन सी जो है, इस पुस्तक में बंदरगाहों और व्यापारों के बारे में विस्तृत वर्णन है। इस पुस्तक का लेखक कौन है इसका पता नहीं लग पाया है, लेकिन एक यूनानी नाविक इसका लेखक रहा होगा, ऐसा माना जाता है। यूनान के साहित्य के बाद चीनी साहित्य की बात करें तो चीनी यात्रियों में फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग हमें क्रमशः पढ़ने हैं। फाहियान जो है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था फाहियान, और फाहियान गुप्त काल में आया था और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत यात्रा की थी फाहियान ने। 399 से 414 ईस्वी, यानी सुबह सुबह 4 से 4:15, 4 से 4:15, यदि घड़ी का टाइम देखें तो 4.00 और 4:15 का मतलब 4.15 होता है। यहाँ दोनों में से एक एक घटाएंगे तो 4.00 में से एक घटाएंगे तो 399 और 4.15 में से एक घटाएंगे तो 414 ईस्वी हो जाता है। और ख़ास बात है कि पहला चीनी यात्री चंद्रगुप्त पहला नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। पहला चीनी यात्री चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया, पहला पहले के नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त राजा के समय आया। चीनी यात्री हेनसांग जो है वह 6:30 से 6:45 के बीच में आया। 6:30 घड़ी का टाइम होता है 6:30 यानी 629 ईस्वी, और 6:45 यानी 6:45 यानी 644 ईस्वी के बीच में। H फॉर हेनसांग, H फॉर हर्षवर्धन। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और चीनी यात्रियों में सबसे ज़्यादा सज धज करके आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था, जिसे यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इत्सिंग की बात करें तो चीनी यात्री इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में यानी 671 ईस्वी के समय भारत आया था, और इत्सिंग ने भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग। तिब्बती साहित्यों की बात करें तो तिब्बती साहित्यों में महत्वपूर्ण तारानाथ का कंग्यूर और तंग्यूर प्रमुख तिब्बती ग्रंथ है। हमारी परीक्षा के लिए काम का है कि तारानाथ द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथों के नाम लिखिए, तो कंग्यूर और तंग्यूर। अरबी यात्री अल मसूदी जो है उसने मिडास ऑफ गोल्ड नामक रचना में भारत का विवरण दिया। तो मिडास ऑफ गोल्ड रचना अल मसूदी की है। अरबी ही लेखक अल बरूनी ने तारीख़ हिंद लिखा, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है और भारत के बारे में इस समय की जानकारी मिलती है। अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन बनारस में किया था। अल बरूनी ने किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद नामक रचना अरबी भाषा में लिखी थी। तो ये महत्वपूर्ण धर्मेतर साहित्य था, धर्म से इतर, जिसे हमने 4 भागों में पढ़ा और इनमें जो है हम खास देखें तो ए बिंदु था ऐतिहासिक ग्रंथ, बी विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, सी क्षेत्रीय साहित्य और डी विदेशी साहित्य। तो आशा है आप लोग वीडियो को अच्छे तरह से 2-3 बार देख करके अपने नोट्स तैयार करते होंगे। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।